हेलो दोस्तों, आज हम यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट की क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। किस अप्रोच से सॉल्व करने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 आवर्स होते हैं, 70 क्वेश्चन होते हैं मेन सब्जेक्ट की, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं। बस आपको टैकल करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से, किस अप्रोच से आप इसको टैकल करते हैं टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ -1 प्लस आइटा अंडर द रूट इज, कि लॉगरिथम ऑफ -1 प्लस आइटा रूट 3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, कैसे निकलेगी ये देखेंगे हम। देखिए, एक बार हम जनरल अप्रोच लगा देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। लॉग ऑफ z अगर आपको दे रखा है तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलती हैं। लॉग ऑफ मोड z प्लस आइटा आर्गुमेंट ऑफ z। इसमें हमें पता होना चाहिए लॉग ऑफ मोड z, मोडलेस z क्या होता है। अगर z x प्लस आइटा y है, देन मोड z क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर्गुमेंट z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। y इज इमेजिनरी पार्ट एंड x इज रियल पार्ट। ठीक है, ये एंगल होता है कॉम्प्लेक्स में, इसको एंगल को आर्गुमेंट कहते हैं। अब आर्गुमेंट के लिए एंगल क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होंगे, x और y। x यहाँ पे नेगेटिव, y पॉजिटिव, x y दोनों नेगेटिव, x यहाँ पे पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये सिचुएशन होती है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एंगल हमारा होता है थीटा, इसमें एंगल होता है पाई माइनस थीटा। अब इसका नेगेटिव माइनस थीटा और इसका नेगेटिव थीटा माइनस पाई। ये एंगल होते हैं हमारे आर्गुमेंट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम आएगी। अब ये तो है नहीं आपके पास क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लॉग ऑफ -1 प्लस आइटा रूट 3। इसकी कैसे निकालेंगे, लॉग ऑफ -1 प्लस आइटा रूट 3 मोड वैल्यू प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z में x प्लस आइटा y की फॉर्म में देखें तो ये x की फॉर्म में और y से कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो y क्या आ जाएगा, जब आर्गुमेंट z -1 प्लस आइटा रूट 3, ये वैल्यू रखी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आर्गुमेंट क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। टेंजेंट इनवर्स y क्या होगा, रूट 3, x क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे मोडलेस लगता है, -1 का मोड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, लॉग ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 का रूट आ जाएगा 2 प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स मोड है तो सॉर्ट आउट होकर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये देखना है टेंजेंट इनवर्स रूट 3 किस एंगल पे होगा। देखिए, एक एंगल याद रख लो, sin 30 1/2 होता है, sin 30 cos 60 सेम होता है, sin 30 cos 60। ठीक है, sin 30 1/2 होता है, 30 होता है पाई बाई 6, 30 इक्वल डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन।
ठीक है, इनको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी करेंगे इसको कंप्लीट। देखिए √3 वैल्यू है, √3 टेंजेंट इनवर्स √3 वैल्यू क्या आएगी थीटा की, sin 60 √3/2 cos 60 1/2। अब 10/cos क्या होता है, tan 60 √3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 60 पे आएगा, π/3 पे। ठीक है, अब देखते हैं π/3 थीटा क्या आएगा हमारा, π/3। इतना बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टेंजेंट इनवर्स √3 आ गया। एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो एंगल क्या आएगा, π-θ। ठीक है, थीटा कितना, π-3, तो एंगल क्या आएगा, π-π/3 इजक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आंसर, log ऑफ 2 + i। टेंजेंट इनवर्स √3 की जगह पे एंगल कितना आएगा, 2π/3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर मैच करें है या नहीं है। log ऑफ 2 + i 2π/3, यही आंसर मैच हो गया, आंसर थर्ड। ठीक है, हो जाएगा। अब है थर्ड क्वेश्चन, पहले थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर सेकंड करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंटायर फंक्शन विच इज बाउंडेड ऑन सी। जो कर्व सी के ऊपर क्या है, एक एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन है। लिवेल्यू थ्योरम क्या होती है, इतना पढ़ते ही एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट बन जाएगा, टू कांस्टेंट, एंटायर प्लस बाउंडेड इज कांस्टेंट। ये तो वेल नोन थ्योरम है, लिवेल्यू थ्योरम। तो डायरेक्ट से रिजल्ट क्या आ जाएगा, लिवेल्यू थ्योरम, थर्ड ऑप्शन। सॉरी ये इधर बी है, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या है, एंटायर प्लस बाउंडेड क्या होता है, एंटायर और बाउंडेड हो तो कांस्टेंट फंक्शन होता है हमेशा। ये स्टेटमेंट है, वेल नोन थ्योरम है, लिवेल्यू थ्योरम। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या क्या रखा है, लेट गामा बी द एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, देन इंटीग्रेशन अलोंग गामा एक्स डी जेड। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पैरामीट्रिक अप्रोच से। मतलब देखते ही क्वेश्चन को ये लगना चाहिए कि हाँ कौन सी अप्रोच से करें, कितना जल्दी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं। देखो एक्स डी जेड इंटीग्रेशन करना है, एक्स इसके अंदर ही देख लो, एक्स के लिए क्या पुट करोगे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ठीक है, इसको अंदर अगर रखेंगे एक्स बाई ए, तो ए से ए कैंसिल कर जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर वो कोऑर्डिनेट लेने होते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आ जाइए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, डी जेड दे रखा है इधर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक्सप्लेनेशन क्या है, z होता है हमारा x प्लस आइटा वाई। x हमने लिया पैरामीट्रिक में, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। z के अंदर रखेंगे a साइन थीटा प्लस आइटा b कोस थीटा। डी जेड चाहिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डी जेड इज इक्वल टू ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का कोस थीटा, फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बार, आइटा बी कांस्टेंट है तो साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का बार डी थीटा। समझ में आ जाएगी? इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, हमें निकालना है इंटीग्रेशन अलोंग गामा। अब ये क्या था हमारा, एलिप्स था ना, एलिप्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 2π तक, तो गामा 0 to 2π तक लिमिट आ जाएंगी इसकी। ठीक है, उसके बाद एक्स डी जेड गामा निकालना था, एक्स की वैल्यू क्या है,
एक्स है ए साइन थीटा, गामा होगा 0 to 2 पाई, एक्स ए साइन थीटा मतलब रियल पार्ट इंटू में डी जेड ए कोस थीटा माइनस आयटा बी साइन थीटा डी थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करवा लो इसकी 0 to 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा माइनस आयटा ए बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एडजस्ट करा दो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 0 to 2 पाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का माइनस आयटा ए बी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है जिससे इंटीग्रेशन इजी हो जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा पूरे के बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन अलग इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं, क्या क्या आ जाएगा देखिए 0 to 2 पाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद माइनस आयटा ए बी एज इट इज 1/2 का 1/2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 का कॉस ऑफ 2 थीटा का साइन ऑफ माइनस साइन एज इट इज साइन ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में 2 2 जा 4, ठीक है। और लिमिट 0 to 2 पाई इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे लिमिट रखेंगे इसके अंदर लिमिट रखने से क्या होगा, नेगेटिव ए स्क्वायर बाई 4 कॉस ऑफ 2 थीटा में रखनी है सिर्फ 0 to 2 पाई, फिर माइनस में आयटा ए बी 2 बार निकाल लो थीटा बचा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 0/2 पाई वैल्यू रखेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस ऑफ 2 थीटा 2 इंटू 2 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई माइनस में लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0 माइनस में आयटा ए बी डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0 माइनस अपर लिमिट साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे 0 साइन 0 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व करते हैं माइनस ए स्क्वायर बाई 4 पाई इज़ 1 cos of 4 pi is 1 cos of 0 is also 1 minus 1 minus iota ab divided by 2 pi minus sin 4 pi is also 0, so this cancel, this is equal to 2/2 cancel minus iota ab pi, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई गलती तो नहीं है ना। ये यहाँ से कैंसिल है, यहाँ से कैंसिल माइनस आयटा ए बी वाई आ जाएगा आंसर। ना समझ आए तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, फोर्थ, what is the radius of convergence of the power series summation 3 plus 4 at raised to power n zn, radius of convergence। बहुत इजी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या अप्रोच लगेगी इस क्वेश्चन के ऊपर, देखिए समेशन क्वेश्चन नंबर 4 है 3 plus 4 at raised to power n zn, इसके अंदर ए एन क्या होगा हमारा, ए एन इक्वल टू 3 plus 4 आइटा रेज टू पावर एन, ठीक है। ए एन निकाल लिया। अब हमारे पास
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के कौन से मेथड है? 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं 1/r, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के, है ना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएं जिससे इजी हो जाए? 1/n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला मेथड लगाएंगे, सेकंड वाला, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड बाय सेकंड मेथड 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की मोड 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 + 4 8। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, मोड वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉडुलस निकालना सिखा रखा है, एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट प्लस आइटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 16 + 9 25 अंडर द रूट 25। आंसर क्या आ जाएगा? 5। ये 1/r है, हमें चाहिए क्या? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो r कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा? 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स इन सी आर रियल, कि जो क्रॉस रेशियो होगा 4 पॉइंट से वो रियल कब होगा? 2 ऑफ देम लाई ऑन ए सर्कल, कि कोई भी 2 सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। 3 ऑफ देम लाई ऑन ए सर्कल, कोई भी 3 सर्कल पे लाई करेंगे। ऑल ऑफ द 4 लाई ऑन ए सर्कल, कि चारों के चारों सर्कल पे लाई करेंगे। नन ऑफ देम लाई ऑन ए सर्कल, कि कोई भी सर्कल पे लाई ना करे। देखिए, क्रॉस रेशियो पे बात है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो क्रॉस रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर 4 पॉइंट इधर रखे हैं, Z1 Z2 Z3 Z4, उसका जो क्रॉस रेशियो है वो कैसे निकलता है? Z1 - Z2, नीचे से स्टार्ट करते हैं। Z1 - Z2 Z2 - Z3 Z3, सॉरी नीचे से स्टार्ट करते हैं। Z1 - Z2 Z2 - Z3 Z3 - Z4 एंड Z4 - Z1, ये आएगा क्रॉस रेशियो। ठीक है, और 4 नंबर्स। अब क्रॉस रेशियो 4 नंबर्स का रियल होगा कब होगा? कि क्या क्या कंडीशन थी? 2 ऑफ देम लाई ऑन ए सर्कल, कि कोई भी 2 में से अगर लाई करे सर्कल पे, देख कोई भी 2, अगर Z1 Z2 2 लाई कर रही हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रही हैं, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर और सबके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। ऐसे ही अगर कोई भी 2 डिफरेंस लाई कर रहे हैं, 3 नंबर लाई कर रहे हैं, Z1 Z2 और Z3, Z1 Z2 का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर ये 2 रियल नंबर पे लाई कर रही हैं तो ये रियल हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा डिफरेंस, लेकिन ये तो फिर भी कॉम्प्लेक्स रह जाएगा और मल्टीपल हो गए फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, है ना, 3 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब चारों के चारों पॉइंट हमारे रियल लाइन पे लाई करेंगे ना, तभी क्रॉस रेशियो क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ऑल द 4 लाई ऑन ए सर्कल, ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए थे, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब ये देखते ही नॉट ट्रू, इसका मतलब फॉल्स बताना है आपको। पेपर में देखते ही क्या लगा लें? पहले फॉल्स लगा लें। नॉट ट्रू है ना, मतलब फॉल्स लगा लें। ठीक है, इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड -1, हमें क्या दे रखा है? एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड डिवाइड बाई ई की पावर जेड -1। ये कह रहा है एफ इज एंटायरली एनालिटिक। फर्स्ट ऑप्शन है कि एंटायरली एनालिटिक। एंटायरली एनालिटिक का मतलब क्या होता है? कि उसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं हो, लेकिन हमें एफ जेड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 रखेंगे। सिंगुलरिटी पोल्स कैसे निकालते हैं? कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, पोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर जेड इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, मतलब -1 इक्वल टू 0 रखा, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर जेड इज इक्वल टू 1। और ये कब होता है, जेड इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा पे, n बिलोंग टू जेड, मतलब जेड इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा पे इसके क्या है, पोल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। सिंगुलरिटी है तो क्या है, एंटायरली एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब ये ही नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल आंसर है। अगर मल्टीपल आंसर है तो हमें देखने पड़ेंगे, फिर भी देख लेते हैं। चलो, द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल्स। अब क्या है, ओनली सिंगुलरिटी क्या है हमारे पास, सिर्फ पोल्स हैं, और तो कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं। ई की पावर जेड क्या है, कभी जीरो होगा ही नहीं, और ई की पावर जेड -1 क्या है, सिंपल पोल्स है। ठीक है, एफ एज इन्फिनिटली मैनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी लाइन क्या है, आयोटा मल्टीपल में है, किस लाइन पे लाई करेगा, ये इमेजिनरी लाइन पे लाई करेगा, है ना। हर एक पोल क्या है, सिंपल है, और सिंगुलरिटी क्या है, सिर्फ ही पोल है। तो क्या आ जाएगा, ये तीनों सेकंड थर्ड फोर्थ क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये नेट के लेवल का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्वेश्चन है, इसका मतलब फॉल्स पूछा है। ठीक है, पोल्स आर आइसोलेटेड, पोल्स हमेशा आइसोलेटेड होते हैं। देखो, इसके बारे में एक मेथड है, एक थिंकिंग है, वो जनरेट कर लो। क्या है, जीरोज क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। ठीक है, जो पोल्स हैं वो क्या होंगे, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में कौन से आ जाएंगे, रिमूवेबल होती हैं, और फिर पोल्स भी होते हैं आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड भी होते हैं पोल्स। एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। लेकिन जब एसेंशियल आइसोलेटेड एसेंशियल और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल करनी हो ना, तो नॉन आइसोलेटेड, अगर दो एसेंशियल सिंगुलरिटी हैं, एक आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड, तो मल्टीपल होके बड़ी वाली आएगी नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और जो पोल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। जीरोज आइसोलेटेड पक्का होती हैं। जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड, जीरो ऑफ नो जीरो एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड। ट्रू है ये, क्योंकि जीरोज हमेशा आइसोलेटेड होंगी। इफ एनालिटिक फंक्शन वैनिश ऑन ए सेट, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी सेट के ऊपर वैनिश हो रहा है विद द लिमिट पॉइंट, देन इट इज़ आइडेंटिकल जीरो फंक्शन। ये तो यूनिकनेस थ्योरम है, आइडेंटिकल जीरो फंक्शन थ्योरम है कि एक एनालिटिक फंक्शन है किसी सेट के ऊपर वैनिश हो रहा है लिमिट पॉइंट पे के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिकल जीरो फंक्शन बन जाएगा। ये भी ट्रू है। नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन कैन हैव जीरोज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। पोल्स आर आइसोलेटेड, ये बताया ही है, पोल्स हमेशा आइसोलेटेड होते हैं। नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन कैन हैव जीरोज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। किसी एनालिटिक फंक्शन के पास इनफाइनाइट ऑर्डर की जीरो नहीं होगी, अगर इनफाइनाइट ऑर्डर की जीरो होगी तो आइडेंटिकल जीरो फंक्शन हो जाएगा। ये यूनिकनेस थ्योरम की क्रोरली कहती है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट ऑर्डर जीरोज हो जाएंगे एनालिटिक फंक्शन के पास, तो वो आइडेंटिकल जीरो फंक्शन हो जाएगा, जो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, तो 7 का 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, if w is not equal to 1 is a cube root of unity, then 1 plus omega up to omega 3n minus 1 equal to क्या आएगा। देखिए, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा क्या है, नथ रूट ऑफ यूनिटी, n मैंने मान लिया 3, तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 + 1 ओमेगा स्क्वायर तक क्या हो जाएगा, सम जीरो होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की। ठीक है, अब एन एस के अंदर 3 पुट करके देखो, 3 3 × 9 - 1 8, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा 8। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसका सम 0,
अब ओमेगा क्यूब दोबारा से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइकिल में चलता है तो ओमेगा 4 क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा 4 ओमेगा ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 ओमेगा 5 तक, फिर दोबारा से क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो भी दोबारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 तक, फिर 7 से कितने तक, 5 तक बना, फिर 6 का ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1, ओमेगा 7 इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का सम भी क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, सम भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सम भी 0 आ गया। ठीक है, इजी है प्रोसेस, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से हम घुसेंगे, किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक ऑन सी, कि कौन सा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है सी के ऊपर। एनालिटिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके पास कोई भी सिंगुलरिटी लाई नहीं करना चाहिए, वो होता है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, सी आर सेटिस्फाई, अगर सी आर सेटिस्फाई नहीं करती ना, सी आर नॉट सेटिस्फाई, नॉट सी आर देन नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इम्प्लाइज नॉट एनालिटिक। एक ये तरीका भी है हमारा चेक करने का। अब एफ जेड कर, एफ का विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं जेड बार करूँ ना तो क्या आ जाएगा मेरा 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये कभी भी सी आर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट सी आर। एफ का विद रिस्पेक्ट टू जेड बार मैं करूँ, अगर वो 0 आ जाए, जिस जिस पॉइंट पे 0 आ रहा है वहाँ पे वो सी आर सेटिस्फाई करता है। ये सी आर इक्वेशंस की एक टाइप है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सी आर सेटिस्फाई करेगा, और सी आर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो नॉट एनालिटिक, तो ये एनालिटिक तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद टेन जेड को क्या लिखा जा सकता है, साइन बाई कोस, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखो, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखा तो जेड इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट ही हो चाहे, इसके पास कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके पास जिस पे ये सिंगुलरिटी दे रहा है, सिंगुलरिटी दे रहा है तो एनालिटिक नहीं हो सकता, तो थर्ड ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक, हाँ कोस हाइपरबोलिक क्या हमारा एनालिटिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, जीरोज मिलेंगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। z इज इक्वल टू पोलिनोमियल, देखो ये याद रख लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कि पोलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, अच्छा एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट फंक्शन, ये जो 7 फंक्शन होते हैं ना ये ऑलवेज एनालिटिक होते हैं। ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर इनमें से कोई भी आ जाए और ऑप्शन में दे रखा हो तो जटाक से लगा दो कि ये एनालिटिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ख़त्म होता है लास्ट ईयर के पेपर में से। अब की बार हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियोज को अच्छी तरह से शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।